जो क्षेत्र है यहाँ पर 1% लोग जर्मन भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। जाति संरचना, भाषाई संरचना के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, भाई कितने % लोग कौन सी भाषा बोलते हैं और कौन से धर्म के अंतर्गत आते हैं। फ्लेमिश क्षेत्र में 59% लोग डच भाषा बोलने वाले लोग, लेकिन राजधानी में ऐसा क्या हुआ कि भाई सिर्फ 20% लोग ही डच भाषा बोलते हैं। उनके मंत्रियों की संख्या, उनका शासन में, उनका सत्ता में यहाँ पे सभी की बराबर संख्या होगी, चाहे वो किसी भी धर्म से आते हो। स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत पहले अध्याय के बारे में, जिसका नाम है सत्ता की साझेदारी। अब हम सभी को पता है भाई सत्ता का अर्थ क्या होता है। सत्ता का अर्थ होता है भैया शासन, ठीक है। और साझेदारी का अर्थ क्या होता है। साझेदारी का अर्थ होता है भागीदारी या फिर हिस्सेदारी, ठीक है। भागीदारी मतलब क्या हो, सभी की भागीदारी हो। ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें हर एक जाति के लोगों का, हर एक समुदाय के लोगों का, हर एक वर्ग के लोगों का की भागीदारी हो। समझ में आ गया। अब जैसे मान लेते हैं, थोड़ा चैप्टर के नाम से ही डिस्कस कर लेते हैं। मान लेते हैं आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं और 50 बच्चों में से 40 लड़कियां हैं और 10 लड़के हैं। अब मान लेते हैं 40 लड़कियों में से किसी एक लड़की को मॉनिटर बना दिया जाता है, तो भाई वो लड़कों के बारे में तो कुछ सोचेंगे ही नहीं। कहने का अर्थ ये है भाई लड़कियों को अगर मॉनिटर बना देते हैं, उनके हाथ में पूरी शासन व्यवस्था क्लास की दे देते हैं, तो लड़के क्या होंगे, लड़के कहीं ना कहीं दब के रहेंगे। अब दब के रहेंगे तो भाई लड़कों की चल नहीं पाएगी। तो ऐसे में क्या होता है, अगर लड़कों में से भी एक मॉनिटर बना देते हैं तो लड़कों का जितना मामला होता है वो एक जो लड़का होगा मॉनिटर वो देख लेगा, और लड़कियों का जो मामला होता है उसकी जो मॉनिटर होंगी वो देख लेंगी। तो ये क्या हो गई यहाँ पर, ये यहाँ पर शासन की हिस्सेदारी हो गई, सत्ता की साझेदारी हो गई। समझ में आ गया। अब आगे चलेंगे, थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं सत्ता की साझेदारी ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें प्रत्येक समाज और प्रत्येक समूह, प्रत्येक समुदाय के लोगों की भागीदारी होती है। तो बहुत ही आसान शब्दों में यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब हम यहाँ से सत्ता की साझेदारी ही लोकतंत्र का मूल मंत्र है। मतलब कहने का अर्थ यह है जिस देश में सत्ता की साझेदारी होती है, सत्ता का शासन का बंटवारा होता है, वो देश एक लोकतांत्रिक देश कहलाता है, जैसा कि हमारा भारत। ठीक है, यहाँ पर क्या है, प्रत्येक समाज, प्रत्येक समूह के हाथ में ये होता है कि कोई भी चुनाव लड़ सकता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। आगे चलते हैं हम, आगे चलते चलते हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। भाई हमने कहा प्रत्येक समूह और प्रत्येक समाज की हिस्सेदारी होनी चाहिए, लेकिन हमारे विश्व में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर क्या होता है, जहां पर सिर्फ एक ही समूह, एक ही धर्म को बढ़ावा दिया जाता है। जैसे हम बात करें इस चैप्टर में 2 देशों की बात करेंगे। कौन कौन से? पहला देश होगा बेल्जियम, फिर दूसरा देश होगा श्रीलंका। ठीक है, तो इन दोनों देशों के बारे में इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले बेल्जियम की चर्चा करते हैं। बेल्जियम कहाँ पे पड़ता है? तो प्यारे बच्चों, बेल्जियम जो कि एक यूरोप का छोटा सा देश है। ठीक है, यूरोप एक महाद्वीप होता है और यूरोप का एक छोटा सा देश बेल्जियम वहां पे पाया जाता है। फिर क्या होता है, बेल्जियम की जो सीमा है, बेल्जियम का जो बॉर्डर है, वो फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग जैसे देशों से मिला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग देशों से बेल्जियम की सीमा लगती है। बेल्जियम का जो बॉर्डर है वो लगता है। फिर क्या होता है, बेल्जियम की जो जनसंख्या होती है वो 1 करोड़ से कुछ ज्यादा होती है। अगर हम अपने भारत में नॉर्थ में एक राज्य पड़ता है जिसका हरियाणा नाम है। अब हरियाणा में क्या होता है, वहां पर हरियाणा की जनसंख्या लगभग 2 करोड़ पाई जाती है, लगभग 2 करोड़, और उसकी आधी पूरे देश की बेल्जियम की जनसंख्या बेल्जियम में पाई जाती है। ठीक है, अब इस जनसंख्या में लगभग 1 करोड़ से कुछ ज्यादा, इस जनसंख्या में क्या होता है कि भाई कहीं कहीं पर क्या होता है कि भाई एक ही धर्म के लोग, एक ही भाषा के लोगों का सपोर्ट किया जाता है। तो बेल्जियम में ही कुछ ऐसा चलता है, लेकिन बेल्जियम को बाद में कुछ समझ में आ जाता है, वो अपने नियम और कानून में कुछ सुधार कर लेता है। देखते हैं कैसे कैसे लोग रहते हैं बेल्जियम में, कौन कौन सी भाषाएं बोलते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं भाई बेल्जियम की जो जातीय संरचना होती है, कौन कौन से जाति के लोग, कौन कौन सी भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, यहाँ तक बहुत ही अच्छे से आप सभी को समझ में आ गया। अब जैसे आप लोगों के सामने बेल्जियम का नक्शा यहाँ पे है, और इसमें कुछ येलो कलर में नॉर्थ का हिस्सा और रेड कलर में साउथ का हिस्सा, दक्षिण का हिस्सा और उत्तर का हिस्सा अलग अलग रंग में दिख रहा होगा, और बीच में एक छोटा सा स्पॉट दिख रहा होगा। इन तीनों क्षेत्रों की हम इसमें चर्चा करेंगे। जो नॉर्थ का हिस्सा है, जो नॉर्थ का हिस्सा है, इसमें 59% डच भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, जो कि फ्लेमिश क्षेत्र कहलाता है। क्या भैया, ये फ्लेमिश क्षेत्र कहलाता है। और पूरे देश में 59%, इस पूरे भाग में, बेल्जियम के इस पूरे भूभाग में क्या होता है, 59% लोग डच भाषा बोलते हैं। अब यहाँ से एक प्रश्न बनता है, कैसा प्रश्न? ऐसा पूछा जा सकता है कि भाई बेल्जियम में डच भाषा बोलने वालों का प्रतिशत कितना था? तो यहाँ पर 59% आपको लगाना है। ये कब की बात कर रहे हैं हम? ये हम 1950 1960 के दशक की बात कर रहे हैं। फिर क्या होता है, अब जो नीचे का भाग है, जो रेड कलर में आप सभी को दिख रहा है, यहाँ पर क्या होता है, ये पूरे देश में 40% फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग होते हैं, और इस क्षेत्र को कहा जाता है वेलोनिया क्षेत्र। अब जैसे कि फ्रेंच भाषा से हम देखते हैं भाई 40% लोग बेल्जियम में पाए जाते हैं और 59% लोग डच भाषा बोलने वाले पाए जाते हैं। यहाँ तक बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आराम से क्लियर हो गया होगा। यहाँ से 2 प्रश्न बनने की उम्मीद रहती है। पहला, फ्रेंच भाषी बोलने वाले लोगों की संख्या पूछ सकते हैं, परसेंटेज पूछ सकते हैं। दूसरा, 59% मतलब डच भाषा बोलने वालों के लोगों की संख्या पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं वेलोनिया क्षेत्र और क्या भैया, वेलोनिया क्षेत्र और फ्लेमिश क्षेत्र। अब फ्लेमिश क्षेत्र में डच भाषा कैसे याद रखेंगे? अब जैसे 2 भाषाएं हैं और 2 क्षेत्र हैं। क्षेत्र ये हैं वेलोनिया और फ्लेमिश, भाषाएं कौन कौन सी हैं? फ्रेंच और डच। तो फ्रेंच से
क्या होता है, फा से फ्रेंच होता है और फा से फ्लेमिश होता है। लेकिन हमें याद कैसे रखना है, अब फ्लेमिश तो डच भाषा बोलने वाले, फ्लेमिश क्षेत्र में तो डच भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं फा से फ्लेमिश और फा से फ्रेंच। तो भाई फ्रेंच वाले कभी भी फ्लेमिश क्षेत्र में नहीं रहते हैं, फा वाले कभी भी एकता के रूप में नहीं रह सकते, वो एक साथ नहीं रह सकते, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है, अगर फ्रेंच भाषा बोलने वाले फ्लेमिश क्षेत्र में नहीं रहते हैं, फा से नहीं मिलेगा, तो कौन सा क्षेत्र बचा हुआ है, वेलोनिया क्षेत्र बचा हुआ है। वैसे ही अब भाषा कौन सी बची हुई है, डच भाषा बची हुई है, तो डच वाले कहाँ रहेंगे, बचे हुए क्षेत्र में, फ्लेमिश क्षेत्र में। बहुत ही आसानी से इस ट्रिक के माध्यम से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम यहाँ पर देखते हैं भाई दो क्षेत्रों के बारे में चर्चा के लिए। अब यहाँ पर आपको ब्लैक कलर में कुछ लाइनिंग दिख रही होंगी। यहाँ पर ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर 1% लोग जर्मन भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। कितने परसेंट, 1% लोग। यहाँ पर 40 और 59 99 हित हुआ था, बचा हुआ 1%, तो वो जर्मन क्षेत्र में रहते हैं, जो कि एक छोटा सा क्षेत्र इसमें पाया जाता है। अब प्यारे बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे, यहाँ से यहाँ पर एक छोटा सा स्पॉट दिख रहा होगा, ठीक है, एक छोटा सा स्पॉट दिख रहा होगा, और ये स्पॉट जो है हमारे पूरे अध्याय के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्षेत्र छोटा है लेकिन इसका रोल बड़ा है इस अध्याय में। अब हम यहाँ पर देखते हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे, ये जो छोटा सा क्षेत्र दिख रहा है आपको, ये हमारा बेल्जियम की राजधानी, जिसको हम कैपिटल बोलते हैं, राजधानी होती है, और ये जो इसका जो नाम है राजधानी का, ये ब्रुसेल्स है, ठीक है। बेल्जियम की राजधानी कौन सी है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आराम से यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा, ठीक है भाई। यहां से भी एक प्रश्न आ सकता है कि भाई बेल्जियम की राजधानी क्या है, तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, ठीक है। अब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि भाई राजधानी में कैसे कैसे लोग रहते हैं, क्योंकि अभी तक मैंने सिर्फ इतना ही बताया, येलो और रेड क्षेत्र और उधर जो लाइनिंग में क्षेत्र था, ठीक है। इसमें हम देखते हैं, इसमें हम देखेंगे प्यारे बच्चे, भाई बेल्जियम की जो जातीय संरचना है, हमने कहा कि भाई फ्लेमिश क्षेत्र में 59% लोग डच भाषा बोलने वाले लोग, 40% फ्रेंच भाषा जो कि विलोनिया क्षेत्र में रहते हैं, और 1% जर्मन भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। अब ब्रुसेल्स की बात कर लेते हैं, किसकी, ब्रुसेल्स की बात करेंगे, जिसमें से 20% लोग, कितने प्यारे बच्चे, 20% लोग क्या होते हैं, 20% लोग यहाँ पर डच भाषा बोलते हैं। क्या, वहाँ 59% जो कि पूरे देश में जिनकी संख्या ज्यादा थी, वो डच भाषा बोलने वालों की संख्या ज्यादा थी। लेकिन राजधानी में ऐसा क्या हुआ कि भाई सिर्फ 20% लोग ही डच भाषा बोलते हैं, और तो और यहाँ पर 80% लोग क्या करते हैं, फ्रेंच भाषा बोलते हैं। कहां पर, ब्रुसेल्स में, जो कि बेल्जियम की राजधानी बताई जाती है, बेल्जियम की राजधानी होती है, वहां पर 80% लोग फ्रेंच भाषा। और अगर फ्रेंच भाषा वालों की पूरे देश की, पूरे बेल्जियम की बात करें तो सिर्फ 40% लोग पूरे बेल्जियम में फ्रेंच भाषा बोलते हैं। लेकिन राजधानी में क्या होता है, इनकी संख्या 80% होती है। अगर वहीं डच भाषा बोलने वाले लोगों की बात करें तो इनकी संख्या 20% होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से सुनेंगे, इसी कहानी को हम यहाँ से आगे बढ़ाएंगे, और हम यहाँ से देखते हैं भैया भाई बेल्जियम में क्या होता है कि अल्पसंख्यक, जिनको हम फ्रेंच भाषी बोलते हैं। अच्छा, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक क्या होते हैं, अल्पसंख्यक वो होते हैं जो किसी विशेष क्षेत्र में जिनकी संख्या कम होती है, उनको हम अल्पसंख्यक कहते हैं, और उसी क्षेत्र में जिन लोगों की संख्या ज्यादा होती है उनको हम बहुसंख्यक कहते हैं। समझ में आ गया कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के बीच में क्या डिफरेंस है। तो हम यहां से देखते हैं भैया, जो फ्रेंच भाषी बोलने वाले होते हैं वो कितने होते हैं, वो होते हैं प्यारे बच्चे 40%, और डच भाषा बोलने वाले लोग यहाँ पे 59% होते हैं। तो यहाँ पे अल्पसंख्यक हम किसको बोलेंगे, फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों को बोलेंगे, ठीक है भाई। अब यहाँ से क्या होता है, ये क्या होते हैं, ज्यादा समृद्ध और ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, ठीक है। ज्यादा समृद्ध शक्तिशाली मतलब क्या होता है, इनके पास धन दौलत संपत्ति और इनका जो माइंड होता है शिक्षा के मामले में ये आगे होते हैं, ये लोग पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है भैया। समझ में आ गया यहाँ तक कि भाई ये लोग क्या होते हैं, ज्यादा समृद्ध होते हैं डच भाषा बोलने वाले लोगों से। कौन समृद्ध होते हैं, फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग। बहुत ही अच्छे से क्लियर है। फिर क्या होता है भाई, 1950 और 60 के दशक में क्या होता है भाई, सामाजिक असमानता आ जाती है। अब जैसे पड़ोसी बढ़ रहा होता है, अगर किसी के घर का पड़ोसी होता है, वो अपने जीवन में तरक्की कर रहा होता है, तो पड़ोसी को वो चीज हजम नहीं होती है। तो भाई फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग तरक्की कर रहे थे, समृद्ध बन रहे थे, तो क्या हुआ, यहाँ पर डच भाषा बोलने वालों को ये चीज पची नहीं, ये बात पची नहीं भाई, वो लोग इतना आगे कैसे बढ़ रहे हैं, जो हमारी डच भाषा बोलने वाले लोग हैं वो आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो उसका रीजन अभी हम डिस्कस करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, 1950 और 60 के दशक में सामाजिक असमानता के कारण यहाँ पर फ्रेंच और डच भाषा बोलने वाले लोगों के समूह में तनाव होने लगता है। कैसा तनाव भाई, इनके बीच में लड़ाई झगड़े और लड़ाई दंगे होने लगते हैं, ठीक है भाई। कहीं इनके बीच में, कहीं सुनने में आ रहा उधर लड़ाई हुई, कहीं सुनने में आ रहा उधर लड़ाई हुई। तो बेल्जियम की सरकार इस चीज से काफी ज्यादा परेशान थी, चिंतित थी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई यहाँ से हम इस बेल्जियम की स्टोरी को, क्या भैया, बेल्जियम की स्टोरी को यहाँ पर करते हैं होल्ड। अब यहाँ से श्रीलंका की कहानी थोड़ी सी सुनाते हैं। अच्छा, हम यहाँ पे बेल्जियम की कहानी क्यों होल्ड कर रहे हैं, वो जब आप श्रीलंका की कहानी सुनेंगे तब बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर यहाँ तक बेल्जियम की कहानी समझ में आ गई है तो एक बार सेशन को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। आगे चलेंगे हम यहाँ से भाई श्रीलंका के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है भाई। अब हम सभी को पता है भैया, श्रीलंका हमारे भारत देश के साउथ में जो राज्य पड़ता है तमिलनाडु, उसके नीचे लटका हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ से देखते हैं, क्या देखते हैं प्यारे बच्चे, भाई श्रीलंका में कैसे कैसे लोग रहते हैं और कौन कौन सी भाषा बोलते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं श्रीलंका प्यारे बच्चे सबसे पहले एक द्वीपीय देश है। क्या भैया, द्वीपीय देश है। द्वीपीय देश वो होता है जिसके चारों तरफ पानी ही पानी होता है, कोई और देश उससे सीमा साझा नहीं करता है। जैसा कि हमारा भारत देश द्वीपीय देश नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारे भारत देश की जो सीमाएं हैं वो बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, इन जैसे देशों से घिरा हुआ है, ठीक है। लेकिन श्रीलंका के आसपास कोई भी
भूमि वाला देश नहीं है जिसके साथ वो सीमा साझा करे। तो हम यहाँ पर देखते हैं भाई तमिलनाडु के दक्षिण तट पर क्या होता है, कुछ सी दूरी पर श्रीलंका स्थित होता है, जो कि मैंने अभी पहले बताया। और इसकी जो जनसंख्या होती है वो लगभग 2 करोड़ होती है, या फिर हम कहें भाई हमारा जो हरियाणा राज्य है उसी के बराबर होती है। ठीक है, भारत देश का एक राज्य हरियाणा जहाँ की जनसंख्या 2 करोड़ लगभग है, उतनी ही जनसंख्या यहाँ पर किसकी होती है, श्रीलंका की होती है। समझ में आ गया यहाँ तक। अब हम देखेंगे श्रीलंका में कौन कौन सी भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। ठीक है, चले भाई इसी प्रकार से आगे हम यहाँ पर देखते हैं। प्यारे बच्चे क्या देखेंगे, श्रीलंका में क्या होता है भैया, श्रीलंका में क्या होता है 74% लोग 74% लोग सिंहली भाषा बोलते हैं। अब सिंहली भाषा क्या होती है, जैसे कि बेल्जियम में फ्रेंच भाषा और डच भाषा बोलने वाले लोग, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, उसी प्रकार से श्रीलंका में एक श्रीलंकाई भाषा होती है जिसको हम सिंहली भाषा बोलते हैं। कितने परसेंट, 74%, जो कि एक 100% में से एक बहुत बड़ा परसेंटेज होता है। ठीक है भाई, अब यहाँ पर 18% लोग तमिल भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। ठीक है, जो तमिल भाषा हमारे भारत के राज्य में तमिलनाडु में बोली जाती है वही यहाँ पर श्रीलंका में भी बोली जाती है। ठीक है, अब 7% लोग ईसाई धर्म के होते हैं। अब यहाँ पे भाषा की बात कर रहे थे, यहाँ पे ईसाई धर्म आ गया। तो ये ईसाई धर्म वाले लोग भी क्या करते हैं, तमिल या तो सिंहली दोनों भाषा बोलते हैं। मतलब कुछ लोग तमिल बोलते हैं, कुछ लोग सिंहली बोलते हैं। बहुत ही अच्छे समझ में आ गया यहाँ तक। और 1% लोग क्या करते हैं भैया, 1% लोग यहाँ पे अन्य भाषा बोलते हैं। ठीक है, अब चलेंगे हम यहाँ से भाई, जो 18% लोग यहाँ पे तमिल भाषा बोलते हैं उनमें से 13% लोग श्रीलंका के ही होते हैं। क्या भैया, 13% लोग श्रीलंका के ही होते हैं। और यहाँ से प्रश्न आता है, कैसे कैसे आते हैं अभी हम बताते हैं। 13% लोग श्रीलंका मूल के होते हैं, और यहाँ पर 5% लोग भारतीय मूल के होते हैं, जिनको हम भारतीय तमिल बोलते हैं। अब हमारे एग्जाम में, हमारे पेपर में, बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न आता है, इनमें से हम 7-8 प्रश्न निकाल सकते हैं, कहीं से भी आ सकता है और आते भी हैं, लास्ट ईयर पूछे भी गए हैं। भैया श्रीलंका में सिंहली भाषा बोलने वालों का प्रतिशत कितना था, तो यहाँ पर 74%। और तमिल भाषा बोलने वालों की परसेंटेज पूछे तो यहाँ पर 18%। लेकिन इन तमिल भाषा में से घुमा के भी प्रश्न पूछा जा सकता है, भैया कितने ऐसे भारतीय मूल के लोग थे, कितने परसेंट ऐसे भारतीय मूल के लोग थे जो कि श्रीलंका में तमिल भाषा बोलते थे, तो भाई 5%। अगर श्रीलंकाई मूल के पूछे तो भाई 13%। अगर ना तो भारतीय पूछे ना ही श्रीलंकाई पूछे तो भाई 18%, क्योंकि भाई वो सिर्फ तमिल भाषा की बात कर रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, अब हम यहाँ से चलेंगे आगे। भाई हम यहाँ से देखते हैं, क्या हम यहाँ से देखते हैं भाई, ऐसे ऐसे जो भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं ऐसे ऐसे बटे होते हैं। ठीक है, जिनकी संख्या सबसे ज़्यादा होती है वो सिंहली भाषा बोलने वाले लोग होते हैं। और जो सिंहली भाषा बोलने वाले होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ये लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी होते हैं, बौद्ध धर्म को अपनाते हैं। ठीक है, वैसे ही तमिल भाषा वाले हिंदू और मुसलमान धर्म के होते हैं। कुछ लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, कुछ लोग मुसलमान धर्म को मानते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम चलेंगे आगे। श्रीलंका की जो जातीय संरचना थी उसके बारे में हमने, जातीय संरचना, भाषाई संरचना के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। भाई कितने % लोग कौन सी भाषा बोलते हैं और कौन से धर्म के अंतर्गत आते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, चलें आगे भाई। बहुत अच्छा, अब हम यहाँ से देखेंगे श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। अब बहुसंख्यकवाद, अल्पसंख्यकवाद, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। चलते हैं भाई, हम यहां से देखते हैं भाई श्रीलंका में क्या होता है। श्रीलंका 1948 में एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जाना जाता है, हमारे भारत के 1 साल बाद। ठीक है, बहुत अच्छा। अब यहाँ पर सिंहलियों ने अपना प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश की। क्या भैया, अपना प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश की, पूरे देश में अपना अधिकार जमाने का प्रयास किया। किसने, सिंहलियों ने, जो कि सिंहली भाषा बोलते थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अब यहाँ पर देखा जाता है भाई, जो अन्य धर्म वाले लोग थे वो यहाँ पर इनसे नाराज हो जाते हैं, इनकी संख्या ज्यादा होती है, इसलिए कोई ज्यादा बोल नहीं पाता है। श्रीलंका में सिंहली भाषा बोलने वालों का दबदबा रहता है भैया। अब हम यहाँ से देखते हैं भाई, सन 1956 में क्या होता है, श्रीलंकाई जो सरकार होती है उसके द्वारा एक घोषणा कर दी जाती है, भाई सिंहली भाषा को अब हम राजभाषा घोषित करते हैं। तो भाई जो अन्य भाषा बोलने वाले लोग हैं वो अपने आप को थोड़ा अलग समझने लगे, अपनी सरकार से, अपने देश से, अपने आप को, अपने देश के लोगों से अपने आप को वंचित समझने लगे, अलग समझने लगे। भाई हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, यहाँ पर सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया गया है और हमको कोई पूछ ही नहीं रहा है, हमारी भाषा को कोई पूछ ही नहीं रहा है। जो विद्यालय में पढ़ाई हो रही है वो सिंहली भाषा में हो रही है। अब हमारे बच्चे तो तमिल भाषा जानते हैं, उनको सिंहली भाषा में बताएंगे तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो प्यारे बच्चे, ऐसी ऐसी समस्याएं कुछ श्रीलंका में देखने को मिलती हैं। अब श्रीलंका में क्या होता है भाई, भेदभाव जैसी विचारधारा लोगों के मन में आने लगती है। जब ये विचारधारा ज्यादा बढ़ने लगती है और सरकार के द्वारा ज्यादा नाइंसाफी अन्य धर्मों के प्रति, अन्य भाषा वाले लोगों के प्रति देखने को मिलती है, तो वहां पर लड़ाई दंगे और अराजकता फैलती चली जाती है। तो आगे क्या होता है प्यारे बच्चे, सिंहली भाषी लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, हमने पहले भी बताया है। और श्रीलंका के नए संविधान के अंतर्गत सरकार बौद्ध धर्म को ज्यादा प्रोत्साहित कर रही थी। ज्यादा प्रोत्साहित मतलब बौद्ध धर्म को बढ़ावा दे रही थी, सिंहली भाषा बोलने वाले लोगों को बढ़ावा दे रही थी। मान लेते हैं कि एक लाइन में काफी सारे लोग खड़े हुए हैं, जिनमें से कुछ तमिल भाषा बोलने वाले लोग हैं, कुछ भारतीय तमिल हैं, कुछ श्रीलंकाई तमिल हैं, कुछ सिंहली भाषा बोलने वाले लोग हैं। अब यहाँ पर सरकार के द्वारा कहा जाता है भाई यहाँ पर इन सबको नौकरी चाहिए, इन सबको रोजगार चाहिए। अब श्रीलंकाई सरकार के द्वारा कहा जाता है भाई हम रोजगार उसी को देंगे जो हमारे देश में सिंहली भाषा बोलने वाले लोग हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर लोग क्या करते हैं, अपने आप को वंचित समझने लगते हैं, अपने समाज से अपने आप को अलग समझने लगते हैं। तो सिंहली भाषा बोलने वाले लोगों को यहाँ पर क्या होता है कि हर एक क्षेत्र में, रोजगार के मामले में, शिक्षा के मामले में, उनको अगर स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करवाना है तो भाई सिंहलियों के जो बच्चे होंगे उनको जल्दी एडमिशन मिल जाएगा, बहुत ही आराम से। वहीं पर तमिल भाषा बोलने वालों को बहुत ही मुश्किल से या फिर एडमिशन ही नहीं मिलता था।
तो कुछ ऐसी ऐसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। फिर क्या होता है यहाँ पर भाई, देश के विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में सिंगलियों को प्राथमिकता दी जाती है। यहाँ पर तमिलों को, अन्य धर्म वालों को, अन्य भाषा वालों को कोई पूछता ही नहीं है, सिर्फ जो सरकार होती है। अच्छा, सरकार ऐसा क्यों कर रही थी? इसका कहीं ना कहीं रीजन भी होगा। सरकार ऐसा इसलिए कर रही थी, बहुत ध्यान से सुनेंगे भाई, सिंगली भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या ज्यादा थी। अब भाई उस समुदाय को, उस समूह को अगर सरकार सपोर्ट करेगी तो आने वाले चुनाव में वो लोग इसी सरकार को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा है, बाकी सबकी संख्या कम है। चाहे बाकी पूरा समाज जो अलग है वो किसी भी पार्टी को वोट दे, एक तरफा वोट दे दे, लेकिन अगर 74% किसी के कोटे में वोट आ जाते हैं तो फिर वही जीत जाएगा। ठीक है भाई, 74 में कितने बचे हुए हैं? 26 बचे हुए हैं। 26% वोट किसी अन्य पार्टी को अगर मिलती है तो भाई 26% में से 26 और 74 में ज्यादा कौन सा होगा? ज्यादा होगा 74। ठीक है, तो सिंगली भाषा बोलने वाले लोग 74% थे, इसलिए सरकार सिंगली भाषा बोलने वालों का ज्यादा प्रोत्साहन कर रही थी। ठीक है प्यारे बच्चे, समझ में आ गया यहाँ तक? आगे चलेंगे बहुत ही अच्छे से कि भाई हम यहाँ से देखते हैं तमिलों द्वारा संघर्ष और मांगे स्टार्ट हो जाती हैं। कैसी कैसी मांगे? भाई जो तमिल भाषा बोलने वाले लोग होते हैं उनके द्वारा संघर्ष किए जाते हैं, और उनके द्वारा 1980 में एक नई पार्टी, अपनी राजनीतिक पार्टी बना ली जाती है। और उस पार्टी के अंतर्गत क्या होता है, उस पार्टी में वो सरकार से मांग करते हैं भाई हमारी भाषा को प्राथमिकता दी जाए, हमारी भाषा को भी राजभाषा का दर्जा दिया जाए, सिंगली भाषा को ही दर्जा ना दिया जाए। तो यहाँ पर क्या होता है भैया, अलग अलग पार्टियां बनी। इस पार्टी का नाम होता है लिट्टे, इसको हम इंग्लिश में LTTE बोलते हैं। इसका लिट्टे का मतलब क्या होता है? लिट्टे एक पार्टी थी और इसका जो फुल फॉर्म होता है वो लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम होता है। ठीक है भाई, अब इससे एक संगठन बनाया जाता है, एक पार्टी बनाई जाती है, और यह स्वतंत्र तमिल ईलम, ईलम का अर्थ होता है प्यारे बच्चे, ईलम का अर्थ होता है सरकार। जैसे हमारे भारत में भी सरकार होती है, अब उसको हम क्या बोलते हैं? इस शासन को हमारे भारत में क्या बोलते हैं? सरकार बोलते हैं। वैसे ही श्रीलंका में सरकार को एलम बोला जाता है। अब यहाँ से देखने को मिल रहा है भाई ऐसी ऐसी मांग की जाती है, और जिसका जो रिजल्ट निकल के आता है वो अलग अलग समुदायों के बीच में जो अविश्वास होता है, जो भेदभाव की भावना होती है, जो ऐसे ऐसे विचार होते हैं, उनके प्रति यहाँ पर संघर्ष का रूप श्रीलंका में ले लिया जाता है। और इसका रिजल्ट ये निकल के आता है भाई, श्रीलंका में गृह युद्ध जैसे हालात देखने को पाए जाते हैं। भैया गृह युद्ध क्या होता है? युद्ध सुने हैं ना? युद्ध क्या होता है? युद्ध दो देशों के बीच में होता है, और विश्व युद्ध भी जानते होंगे। विश्व युद्ध 1914 और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में स्टार्ट हुआ था। अब उसमें क्या था? अलग अलग देश, दुनिया भर के बहुत सारे देश आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे थे। अब गृह युद्ध ये होता है भाई, जो एक ही देश के अंदर हो, देश की सीमा के बाहर वो युद्ध ना हो, किसी के घर के अंदर हो, मतलब देश के अंदर हो, उसको हम बोलते हैं गृह युद्ध। तो देश के अंदर ही लड़ाई दंगे, बहुत सारे लोग आपस में अलग अलग अपने अपने भाषा को लेकर, अपनी अपनी जाति को लेकर, अपने अपने समुदाय को लेकर लड़ाई लड़ने लगते हैं, और श्रीलंका में भी ऐसा ही होता है। अब यहाँ से प्यारे बच्चे हम देखेंगे, यहाँ से एक प्रश्न बनता है भाई, बेल्जियम के द्वारा कौन सी समझदारी दिखाई जाती है? इसके बारे में अभी हमने पढ़ा ही नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है 1950 और 60 के दशक में प्यारे बच्चे, बेल्जियम बैठा बैठा देख रहा था भाई कौन से देश में क्या चल रहा है, और उसको ये समझ में आ गया कि भाई हमारे देश में भी डच भाषा बोलने वाले लोग और फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग पाए जाते हैं, तो हम क्यों ना दूसरे देशों से, जो उस देश में हो रहा है, लड़ाई दंगे हो रहे हैं, उनसे हम कुछ सीखें। तो वहां की सरकार को एक माइंड में एक बल्ब जल जाता है, और उस सरकार को समझ में आ जाता है भाई हमारे देश में अगर ऐसा ऐसा हुआ, हमारे देश में भी जो जाति संरचना है कुछ इसी प्रकार की है जैसे कि श्रीलंका की हुआ करती है, अगर हमारे देश में ऐसा ऐसा हुआ तो हमारा देश बहुत पीछे चला जाएगा, हमारे देश में भी लड़ाई दंगे और गृह युद्ध जैसी स्थिति आ जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चे, हम देखते हैं भाई बेल्जियम की समझदारी किस प्रकार से यहाँ पे काम आती है। तो यहाँ पर बेल्जियम ने श्रीलंका को देखा, और यहाँ पर बेल्जियम ने अपनी अलग अलग सरकारों का गठन किया, जिसमें से पहली सरकार को हम बोलते हैं केंद्र सरकार, और क्षेत्रीय सरकार, और यहाँ पर सामुदायिक सरकार, और ब्रुसेल्स सरकार। ब्रुसेल्स जानते हो ना, बेल्जियम की राजधानी। अब यहाँ पर क्या होता है, केंद्र सरकार के अंतर्गत हम देखते हैं प्यारे बच्चे, केंद्र सरकार के अंतर्गत डच भाषा और मतलब की फ्रेंच भाषा बोलने वाले मंत्रियों की संख्या समान होती है। अब जैसे कि श्रीलंका में क्या हो रहा था, श्रीलंका में सिर्फ सिंगली भाषा बोलने वाले लोग अपना अधिकार जमाना चाह रहे थे, लेकिन अब बेल्जियम की सरकार ने क्या किया, बेल्जियम की सरकार ने कहा भाई हमारे देश में जितने भी भाषा बोलने वाले लोग रहेंगे, डच और फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग, उनके मंत्रियों की संख्या, उनका शासन में, उनका सत्ता में यहाँ पे सभी की बराबर संख्या होगी, चाहे वो किसी भी धर्म से आते हों। सिर्फ ना तो डच भाषा बोलने वाले लोग रहेंगे, डच भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या पूरे देश में ज्यादा थी 59%, और फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या 40% थी, लेकिन ये ज्यादा समृद्ध और ज्यादा कुशल थे। तो यहाँ पर सरकार के द्वारा ऐसे ऐसे निर्णय लिए जाते हैं भाई, सभी की संख्या शासन में, सभी की भागीदारी रहेगी, सभी की यहाँ पे सभी का सहयोग रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चे, अब हम यहाँ से देखते हैं भाई किसी एक समुदाय के लोग एकात्मक निर्णय नहीं ले सकते। अगर कोई भी निर्णय लेना है, अपने देश में कोई भी नियम लाना है, कोई भी कानून लाना है, तो भाई किसी एक समुदाय के लोग वो नियम और कानून नहीं ला सकते। ठीक है भाई, अब यहाँ से हम देखते हैं प्यारे बच्चे, भाई जो क्षेत्रीय सरकार होती है वो केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश क्षेत्रीय सरकारों को सौंप देती है। जैसे कि हमारे भारत देश में क्या होता है भाई, एक प्रधानमंत्री का पद होता है जिसको हम केंद्र सरकार बोलते हैं, एक यहाँ पे मुख्यमंत्री का पद होता है जिसको हम राज्य सरकार बोलते हैं, और जो स्थानीय सरकारें होती हैं, जो छोटे मोटे प्रधान और मुखिया के जो पद होते हैं, वो क्या होते हैं भाई, वो क्षेत्रीय सरकार के अंतर्गत आते हैं। वैसे ही बेल्जियम की इसी प्रकार की जो शासन व्यवस्था थी उसकी संरचना की जाती है। अब प्यारे बच्चे हम यहाँ से देखते हैं भाई सामुदायिक सरकार, ये सरकार सिर्फ वहां की जो संस्कृत होती है और शिक्षा होती है उस विषय में, जो संस्कृत शिक्षा और जो भाषा होती है उस विषय में कोई भी निर्णय लेने के लिए ये सरकार बनाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं सामुदायिक सरकार। ठीक है प्यारे बच्चे, अब हम यहाँ से देखते हैं ब्रुसेल्स सरकार। अब भाई जो बेल्जियम की राजधानी थी ब्रुसेल्स,
जैसे हमारे भारत देश की राजधानी दिल्ली है, अब वहां की अगर दिल्ली की सरकार अलग बना दी जाए तो भाई कैसे कैसे काम चलेगा। तो ऐसे में क्या होता है प्यारे बच्चे, जो ब्रुसेल्स होता है, ब्रुसेल्स की यहाँ पर क्या होता है, वहां की सरकार अलग बना दी जाती है और जो कि बेल्जियम की राजधानी होती है, और फ्रेंच भाषा और डच भाषा बोलने वालों का जो प्रतिनिधित्व होता है वहां पर वो स्वीकार कर लिया जाता है। इनकी संख्या समान रहती है। ठीक है प्यारे बच्चे, आगे चलें। बहुत ही अच्छे से यहाँ तक बेल्जियम की समझदारी समझ में आ गई होगी कि भाई कैसे कैसे श्रीलंका को वो देख रहा था और अपनी सरकार में, अपने सरकार की जो शासन व्यवस्था होती है, जो ढांचा होता है सरकार का, उसमें कैसे अपने सुधार कर लेती है। आगे चलते हैं। फिर क्या होता है भाई, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। अच्छा आप लोग बताओ, आप ही लोग बताओ भाई सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, क्या समझ में आया यहां से। अरे भाई सत्ता की साझेदारी इसीलिए जरूरी है ना भाई, हमारे देश में गृह युद्ध ना हो, लड़ाई दंगे ना हो, कोई अपने आप को अलग ना समझे, कोई समाज, कोई समुदाय, कोई भी धर्म के लोग, हिंदू और मुसलमान अपने आप को हिंदू मुसलमान से अलग ना समझे, मुसलमान हिंदुओं से अलग ना समझे, सभी को बराबर के अधिकार हो, शासन में सभी की भागीदारी हो, जो कि बेल्जियम ने समझदारी दिखा दी। और जबकि श्रीलंका में ऐसा नहीं था, तो भाई वहां पे लड़ाई दंगे हुए, बेल्जियम ने समझदारी दिखा दी, तो भाई वहां पर सब कुछ अच्छे से चल रहा था। तो सत्ता की साझेदारी इसीलिए जरूरी है भाई, यहाँ पर क्या हो कि भाई सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहें और देश में गृह युद्ध जैसी लड़ाई दंगे ना हो। ठीक है भाई, चलते हैं आगे और हम यहाँ से देखते हैं भाई सत्ता की साझेदारी के रूप क्या होते हैं, कैसे कैसे सत्ता की साझेदारी की जा सकती है, कि भाई कोई सरकार कैसे अपने माइंड में ला सकती है भाई हम अपनी सत्ता की साझेदारी कुछ इस प्रकार से उसकी संरचना करेंगे। तो हम देखते हैं भाई कैसे सत्ता की साझेदारी होती है। ठीक है, हमने ये कहा भाई सत्ता की साझेदारी जरूरी तो है, लेकिन उसको हम कैसे बांटेंगे, कैसे उस पर कार्य होगा, हम उसके बारे में यहाँ पे उनके रूपों के बारे में डिस्कस करते हैं। अब हम यहाँ से देखते हैं, क्या देखते हैं प्यारे बच्चे, सरकार के विभिन्न अंगों के मध्य क्या होता है, सत्ता की साझेदारी होती है। अब सरकार के मध्य विभिन्न स्तरों पर सत्ता की साझेदारी होती है, विभिन्न अंगों के मध्य, विभिन्न स्तरों में, ये दोनों अलग अलग है। जो विभिन्न अंगों के मध्य क्या होता है, यहाँ पर सरकार की यहाँ पर सत्ता की साझेदारी होती है, उसको हम क्षैतिज वितरण बोलते हैं, और विभिन्न स्तरों पर जो होता है उसको हम ऊर्ध्वाधर वितरण बोलते हैं। अब ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से एक बहुविकल्पी प्रश्न बनने की 101% चांस रहते हैं कि भाई या तो एक शॉर्ट या तो बहुविकल्पी में बनता है भाई ऊर्ध्वाधर वितरण क्या होता है पूछ सकता है, या फिर ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज वितरण के बारे में संक्षेप में समझाइए, एक शॉर्ट आंसर में ऐसे पूछ सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं भाई क्षैतिज वितरण क्या होता है। अब हम यहाँ से एक लाइन खींच देते हैं। इस लाइन खींचने का एक कारण है, कारण ये है भाई कुछ ऐसी सरकारें होती हैं जो जिसमें क्या होती है भाई, जितने भी यहाँ पर क्या होते हैं मंत्रियों के क्षेत्र होते हैं उनके अलग अलग उनकी सहमति जरूरी होती है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है। ठीक है भाई, विधायिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका। न्यायपालिका मतलब जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जहाँ पे लोगों को न्याय मिलता है हम उसी को बोलते हैं, और कार्यपालिका जहाँ पर जो संसद भवन होते हैं वो कार्यपालिका, और विधायिका क्या होती है जो कि राज्य की सरकार होती है। अब हम यहाँ से देखते हैं भाई इन तीनों की किसी भी नियम को पास करने, किसी भी प्रस्ताव को किसी देश में पास करने के लिए इन तीनों की भागीदारी बहुत ज्यादा जरूरी है। मान लेते हैं कोई ऐसी बात आती है देश में, कोई ऐसा नियम आता है, जैसे कि अभी हमारे भारत देश में जम्मू और कश्मीर से धारा 370 हटाई गई थी। अब ऐसी अगर सरकार होती, मान लेते हैं धारा 370 हटाने के लिए विधायिका मान जाती है, कार्यपालिका मान जाती है, लेकिन न्यायपालिका नहीं मानती, कहती नहीं नहीं भैया ये सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर 370 ना हटता, तो ये नियम फिर ना हट पाता, या फिर कोई नियम लागू करना हो चाहे हटाना हो, इन तीनों की सहमति जरूरी होती है। अगर ये कोई कार्य करें, अगर बगल वाले मना कर देते हैं, विधायिका को कार्यपालिका मना कर देता है तो वो कार्य फिर नहीं होगा, रद्द हो जाएगा। कार्यपालिका को विधायिका मना कर देते हैं तो वो कार्य नहीं होगा। किसी भी नियम को पास करने के लिए, किसी भी कानून को पास करने के लिए इन तीनों की सहमति की जरूरत होती है, और इसी को हम बोलते हैं क्षैतिज वितरण। समझ में आ गया अच्छे से। आगे चलते हैं, अब हम देखते हैं ऊर्ध्वाधर वितरण। अब मान लेते हैं इसमें हम लेटी हुई लाइन खींचे थे और इसमें हम ऐसे इस प्रकार से लाइन खींचते हैं। अच्छा, थोड़ा और अच्छे से समझाते हैं। अब हम यहाँ से देखते हैं भाई इसमें क्या होता है, अगर हम तीन लोगों को ऐसे ऐसे खड़ा कर दें, मान लेते हैं हम इनको प्रसाद बांटना चाहते हैं। ठीक है, तो भाई ऐसे ऐसे खड़ा कर देते हैं अपने बगल में, तो भाई हम इन तीनों लोगों को ऐसे हम देख सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं। अब यहाँ से क्या होता है, कि हम इनको भी कुछ ये क्या कर रहे हैं ये भी देख सकते हैं, और हमारे बगल वाला क्या कर रहा है ये भी देख सकते हैं। तो ऐसे में क्या होता है प्यारे बच्चे, हम इनको मना कर सकते हैं। लेकिन इस प्रकार से अगर हम खड़ा करते हैं सबको, इस प्रकार से एक दूसरे के पीछे खड़ा करते हैं, तो भाई हम तो सामने देख रहे हैं और दो लोग हमारे पीछे खड़े हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम अपने पीछे वाले को नहीं देख पाएंगे कि वो क्या कर रहा है। अब यहाँ पर अगर कोई गलत कार्य कर रहा है तो उसको बगल वाला मना कर देगा, लेकिन जब हमें पीछे दिखाई नहीं दे रहा है, इस वाली लाइन में जिसको हम ऊर्ध्वाधर वितरण बोलते हैं, इस वाली लाइन में हमें पीछे दिखाई नहीं दे रहा है, भाई हम उसको कैसे मना करेंगे। चाहे वो पीछे हमारे बैठा हो, चाहे खड़ा हो, चाहे टेढ़ा खड़ा हो, चाहे मेढ़ा खड़ा हो, तो हम उसको कुछ बोल ही नहीं सकते क्योंकि हम उसको देख ही नहीं रहे हैं। उसी प्रकार से बहुत ही अच्छे से समझेंगे भाई इसमें क्या होता है, इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार और स्थानीय सरकारें आ जाती हैं। ठीक है भाई, अब इनके जो कार्य होते हैं, अगर केंद्र सरकार कोई कार्य करती है, कोई नियम लाना चाहती है, कोई कानून लाना चाहती है, तो उसमें राज्य सरकार का नियंत्रण नहीं रहेगा, कोई भी उसमें हस्तक्षेप नहीं रहेगा, कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। ठीक है, अब हम यहाँ से देखते हैं, मान लेते हैं केंद्र सरकार तो सबसे ऊपर वाली सरकार थी ना, स्थानीय सरकार, छोटी सी सरकार के बारे में बात करते हैं। जो स्थानीय सरकारें होती हैं, स्थानीय सरकार के द्वारा कोई भी कार्य किया जाता है तो प्यारे बच्चे उसको ना तो केंद्र सरकार मना कर सकती है, ना ही राज्य सरकार मना कर सकती है। मतलब इन तीनों में कोई भी अपना कार्य करना चाहे तो इन तीनों को अपनी अपनी स्वतंत्रता है। समझ में आ गया।
आगे चलते हैं और हम यहां से देखते हैं भैया भाई विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य क्या होता है, सत्ता की साझेदारी। अब बेल्जियम में क्या था, बेल्जियम में जो सामुदायिक सरकार थी इसका स्पष्ट उदाहरण है, किसका स्पष्ट उदाहरण है, जो कि सामुदायिक सरकार थी, ये डच, फ्रांसीसी और जर्मन भाषा बोलने वालों के बीच में क्या हुआ, शक्तियों का बंटवारा हुआ। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं सामाजिक समूहों के मध्य सत्ता की साझेदारी। जितने भी समाज में समूह हैं उनके बीच में सत्ता का बंटवारा कर देना, सत्ता की साझेदारी कर देना। तो समझ में आ गया यहाँ तक बहुत ही अच्छे से। अब हम यहाँ से चलते हैं भाई, हमारा चैप्टर यहाँ से एंड होता है और इस चैप्टर से हम क्या समझे, इस चैप्टर से हम ये समझे भाई पूरा फ्लो में बहुत ही आराम से हम लोग डिस्कस कर चुके हैं भाई कैसे कैसे यहाँ पर श्रीलंका के द्वारा एक भाषा को बढ़ावा दिया जाता है, एक धर्म के लोगों को बढ़ावा दिया जाता है, उनको प्रोत्साहित किया जाता है और यहाँ पर बेल्जियम उसी समय क्या करता है, अपनी समझदारी दिखा देता है। ठीक है प्यारे बच्चे, समझ में आ गया। तो इसी के साथ ये लेक्चर यहीं पे एंड होता है और अगला कौन से चैप्टर का कौन से विषय का लेक्चर चाहिए इसी टाइप के फ्लो चार्ट के साथ आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।